अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और आज जो लेक्चर है वो भी लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। वैसे तो जनरली जो चैप्टर का नेम है पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। आज हमने पढ़ना जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इंसानी सरगर्मियाँ हैं, उनका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर है, क्या इफ़ेक्ट है। जैसा कि ये देखें, ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल के जो जलने की फ्यूल जो इस्तेमाल हो रहा है, फ्यूल जो जल रहा है इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में। फ्यूल की दो किस्में हैं, एक सॉलिड फ्यूल होता है, एक लिक्विड फ्यूल होता है। सॉलिड फ्यूल जैसे कोयला वगैरह होता है, और लिक्विड फ्यूल आपको पता है डीजल है, पेट्रोल है, कैरोसिन ऑयल है, ठीक है, गैस फॉर्म में गैसेस है, सीएनजी वगैरह और एलपीजी वगैरह। ये सारी की सारी फ्यूल की किस्में हैं। जब ये जलती हैं, ये सारी की सारी गैसेस हैं या पेट्रोल है या सॉलिड फॉर्म में कोयला है, तो पोल्यूशन क्रिएट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ये जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड फिज़ा में चली जाती है जो कि पोल्यूशन कॉज करती है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ व्हीकल्स, ये भी वही चीज़ है, जारी बात है, व्हीकल्स चलेंगी, इंडस्ट्री चलेगी तो पोल्यूशन पैदा होगी, और ये दोनों चीज़ें पेट्रोल, गैस या कोयले पे चलती हैं। उसके बाद थर्ड वन जो है वो एरोसोल्स है। एरोसोल्स वो चीज़ें होती हैं जो स्प्रे के डिब्बे होते हैं, उनमें से गैसेस निकलती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनमें से भी ये गैसेस निकलती हैं, और स्प्रे जो पेंट्स होते हैं उनमें से भी ये गैसेस निकलती हैं। फर्टिलाइज़र्स हैं, ये भी जो है ना वो लैंड पोल्यूशंस कॉज करते हैं, ज़मीनी आलूदगी जो है उसको प्रमोट करते हैं ये जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं। इंसेक्टिसाइड्स जो हैं ये हशरा कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, जैसे मच्छर मक्खी को मारने के लिए जो अद्वियात होती हैं उनको इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। उसके बाद है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड स्प्रे की सूरत में ऐसी अद्वियात हैं जो कि फसलों के जो कीड़े होते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले, उनके लिए इस्तेमाल होती हैं। बाज़ाहिर तो ये एक फ़ायदेमंद नज़र आती हैं, जैसा कि अगर कोई कीड़ा फसल को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं। वो कीड़ा तो मर जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो हैवी मेटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन काज करती हैं, जो कि पानी के रास्ते ज़मीन में चली जाती हैं, और उस ज़मीन के थ्रू फिर वो हमारी बॉडी में जाती हैं जब हम पानी पीते हैं, एंड एटसेट्रा। और लास्ट वन जो है वो लिखा हुआ है एंड डिफॉरेस्टेशन आर इफेक्टिंग द इन्वायरमेंट बैडली। डिफॉरेस्टेशन होता है जंगलात का कटाव। उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसे जंगलात जो है किस लिए काटा जाता है, किन मकासद के लिए काटा जाता है। वो हम सबको पता है कि एक तो बिल्डिंग मटीरियल जो है छतें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारी लकड़ी की जो अशियाँ उनको बनाने, पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ें तो हमारी ज़रूरत है, लेकिन जब हम ज़रूरत के अलावा इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो लकड़ी भी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, जंगलात का कटाव भी ज़्यादा होगा। और उसके साथ साथ हम अलमिया ये है कि हम जंगलात जब काटते हैं, जितने पौधे काटते हैं उतने लगाते नहीं हैं, जिस वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। अगर हम जितने पौधे काट रहे हैं उतने लगाएं भी तो फिर भी ये रेट बहुत कम हो सकता है। We will discuss here a few examples of adverse effect of human activities on environment. इधर हम जो ना बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, उनमें से एक एग्जांपल है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि एक ऐसी इंसानी सरगर्मी जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है और एनवायरनमेंट बुरी तरह मुतासर होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक फिनोमिना है जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से पैदा होते हैं। कैसे पैदा होते हैं देखते हैं। When sunlight falls on the earth, a small part of it is absorbed. जब सूरज की रोशनी ज़मीन के ऊपर पड़ती है तो आपको पता सूरज की रोशनी से हरारत पैदा होती है जो हम फील करते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी भी उसको अब्जॉर्ब करती है, और ज़मीन पर जब ये पड़ती है तो ज़मीन भी उसको क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है। अब्जॉर्ब बाय द अर्थ एंड इज़ कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। जब वही ज़मीन इस लाइट एनर्जी को जज़ब करती है तो किस में चेंज कर देती है, हीट एनर्जी में। सारी बात है, वो रोशनी, सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती रहती है, ज़मीन तपना शुरू हो जाती है, ज़मीन गर्म होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में हीट एनर्जी खारिज होती है, जिसके नतीजे में
हीट एनर्जी खारिज होती है, हीट एनर्जी खारिज होने के बाद क्या होता है कि वही हीट एनर्जी फ़िज़ा में चली जाती है, ज़मीन से उठकर फ़िज़ा में चली जाती है। इसकी एक कॉमन डेली लाइफ एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। अगर खेतों में जाएं बाहर 12 बजे के टाइम में गर्मियों में, तो रेडिएशन दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ ऊपर उठ रही है, लाइट की फॉर्म में हल्की हल्की सी ऑब्जर्व होती है। वो रेडिएशंस होती हैं जो ज़मीन के तपने की वजह से हीट एनर्जी की सूरत में ज़मीन से ऊपर उठती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हीट एनर्जी। एज ए पार्ट ऑफ दिस हीट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाई अर्थ बैक टू एटमॉस्फेयर। इसमें यह बताया गया कि ये जो हीट एनर्जी ज़मीन से ऊपर उठने के बाद फ़िज़ा में जाती है, तो जिस एरिया में ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ होता है, तो हीट एनर्जी बाहर नहीं निकलती, दोबारा ज़मीन के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो हीट एनर्जी, ये जो हीट ऊपर उठी थी फ़िज़ा में जाने के लिए, ये वापस क्यों आई हीट? उसकी वजह ये है, सम गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन and water vapors, etc., trap a part of heat reflected by the earth, causing increase in atmospheric temperature. These gases are called greenhouse gases and phenomena is called greenhouse effect. अब इधर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा है कि पहले डिस्कस हुआ है कि जो हीट एनर्जी है वो ज़मीन से उठ के फ़िज़ा में जाने लगती है, तो फ़िज़ा से फिर वापस आ जाती है। वापस क्यों आती है? फ़िज़ा के अंदर जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, वो इस हीट को जज़ब नहीं करती, इस हीट को जज़ब नहीं करती, वो रोके रखती है, ना तो ऊपर जाने देती है फ़िज़ा में, ना उसको खुद जज़ब करती है। तो उस सारी की सारी हीट को ज़मीन के ऊपर क्या करती है, रोक के रखती है, जिस वजह से ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। जब ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पहाड़ों पर जमी बर्फ़ और ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में सैलाब आते हैं और बहुत ज़्यादा तबाही होती है, और फिर एक फूड चेंज है वो तबाह हो जाती है, पौधे भी ज़ाया होते हैं, फसलें भी ज़ाया होती हैं। इस नतीजे में एक बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर पैदा होता है। तो ये सारी की सारी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट द नेम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो हम ये सारी लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स एटसेट्रा। इसमें CFC भी है जो पहले हम पढ़ चुके हैं, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, लेकिन इधर मेंशन नहीं है, ठीक है। और इस फिनोमेना को जिसके थ्रू ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये प्रोसेस जिसके थ्रू ये सारा अमल होता है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब मैं ये डायग्राम के ज़रिए आपको मज़ीद जो है ना दोबारा समझा देता हूँ कि ये सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ रही है, यही ज़मीन जब तपती है तो ये तपने की सूरत में, गर्म होने की सूरत में इसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। जैसे ये एरो जो बनाया हुआ है ये रेडिएशन है, इसको हम कहते हैं हीट एनर्जी। ये हीट जब ऊपर जाने लगती है तो फ़िज़ा में, ये देखो आप सब लोग के, ये येलो कलर की एक सर्कल है, येलो कलर की लाइन है, जो कि मुख्तलिफ गैसेस जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं उनका मजमूआ है। ये सारी गैसेस इधर मौजूद है। ये गैसेस इस हीट को ज़मीन से बाहर नहीं जाने देंगी, मतलब कि फ़िज़ा में नहीं जाने देंगी, ज़मीन के ऊपर ही रोक के रखेंगी। तो जब ज़मीन के ऊपर ये सारी की सारी हीट एनर्जी सूरज से सारी की सारी जब रोशनी आती रहेगी लगातार और हीट एनर्जी लगातार पैदा होती रहेगी, तो ये हीट एनर्जी ऊपर फ़िज़ा में भी नहीं जाएगी, ज़मीन के ऊपर रहेगी, तो ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में जो समर का दौरानिया है, गर्मियों का दौरानिया बढ़ता जाएगा, और इस गर्मी के नतीजे में ग्लेशियर्स पिघलेंगे और सैलाब आएंगे। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स पास्ट में आपने देखी भी हैं, जैसे 2010 का फ्लड जो है, और अभी भी रिसेंटली मोस्टली इलाकों में जो है सैलाब वगैरह आए हैं, वो यही रीज़न्स होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको इस टॉपिक के बारे में जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर मज़ीद इसमें कोई कमी रह गई है तो वो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे जब होमवर्क सबमिट करवाएंगे तो मुझसे गाइडलाइन भी ले सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।